हमारा थर्ड पॉइंट है कि आजकल बिजली गिरने के इंसिडेंट्स इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इस जो लाइटनिंग इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, हम उससे खुद को और अपनी बिल्डिंग्स को कैसे बचा सकते हैं। आजकल बिजली गिरने के बढ़ते इंसिडेंट से आप सब तो वाकिफ होंगे। हम अक्सर सुनते हैं या न्यूज में पढ़ते हैं कि आज यहाँ बिजली गिर गई और इतने लोगों की जान चली गई, आज वहाँ बिजली गिर गई, कुछ लोगों के घर डैमेज हो गए, बिल्डिंग्स डैमेज हो गई। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजली या लाइटनिंग के बारे में। हम लाइटनिंग के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि लाइटनिंग क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये लाइटनिंग कहाँ से आती है और इसका रेनफॉल से क्या रिलेशन है। आजकल लाइटनिंग के इंसिडेंट्स इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, हम लाइटनिंग के इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं और अपने घरों को और बिल्डिंग्स को कैसे बचा सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज लाइटनिंग एंड टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग हमारे एटमॉस्फेयर में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है जिसे हम नेचर में अपनी आंखों से देख सकते हैं। लाइटनिंग एक तरीके की रैपिड, मासिव एंड सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो कि क्लाउड्स या बादलों के बीच में और क्लाउड्स एंड अर्थ ग्राउंड के बीच में क्रिएट होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से जनरेट होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में क्रिएट होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होती है। उसी तरीके से क्लाउड्स के बीच में या क्लाउड्स और अर्थ के बीच में क्रिएट होने वाले पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और एक सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या करंट जनरेट होती है जो कि फ्लैश ऑफ लाइट्स के रूप में दिखती है। इसे ही हम लाइटनिंग या बिजली चमकना कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग मेनली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इंटर क्लाउड या इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, सेकंड क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। अगर हम फर्स्ट टाइप इंटर क्लाउड या इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग की बात करें तो अगर दो बादलों के बीच में इंटर क्लाउड या एक ही बादल के अंदर इंट्रा क्लाउड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट होते हैं और सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो इसे हम आईसी लाइटनिंग कहते हैं। क्योंकि ये लाइटनिंग ऊपर एटमॉस्फेयर में जनरेट होती है इसीलिए ये हार्मलेस होती है और इसे कोई भी डैमेज या लॉस नहीं होता है। अगर हम सेकंड टाइप क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग की बात करें तो जब बादलों और पृथ्वी की सतह के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट होते हैं तो ये हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से लेकर के अर्थ ग्राउंड तक फ्लो करती है। ये सीजी लाइटनिंग बहुत ही हार्मफुल और डेडली होती है जो कि अर्थ ग्राउंड पर डैमेज कॉज करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थ तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स हमें तो कोई करंट फील नहीं होती, तो ये लाइटनिंग, ये करंट हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ से आती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैसे जनरेट होते हैं और इनका रेनफॉल से क्या रिलेशन है, मीन्स हाउ लाइटनिंग अकर इन द एटमॉस्फेयर। इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि क्लाउड्स या बादल कैसे बनते हैं। जब अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर क्रिएट होते हैं। ये वाटर वेपर हल्के होने के कारण एयर करंट के साथ ऊपर की ओर मूव करते हैं। ऊपर जाने के बाद अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होने के कारण ये वाटर वेपर कंडेंस होकर या ठंडे होकर वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हें ही हम क्लाउड्स या बादल कहते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को रब करते हैं या रगड़ते हैं तो रब करने के कारण इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। इसका एक्सपीरियंस हम सबने अपनी डेली लाइफ में कई बार किया है। अब यही सेम प्रोसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में बादलों के बीच में होता है। जब बहुत सारे वाटर वेपर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो जाते हैं या बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं उस समय कुछ वाटर वेपर कंडेंस होकर हैवी हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरने लगते हैं, जबकि साइमल्टेनियसली कुछ हल्के वाटर वेपर्स एयर करंट के साथ ऊपर की ओर मूव करते रहते हैं। तो इन वाटर ड्रॉपलेट्स के एक साथ नीचे गिरने और वाटर वेपर्स के ऊपर उठने के प्रोसेस में इनके बीच में रबिंग होती है या रगड़ होती है जिससे इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ऊपर एटमॉस्फेयर में बादलों के बीच में ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि एक चेन रिएक्शन की तरह एक्ट करता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस की वजह से
क्लाउड्स की अपर लेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और लोअर लेयर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्लाउड की अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में 1 बिलियन से लेके 10 बिलियन वोल्ट्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिससे अप्रॉक्स 1 मिलियन एम्पेयर की मासिव करंट दोनों लेयर्स के बीच में सडन फ्लो करने लगती है और इस तरीके से लाइटनिंग हमारे एटमॉस्फेयर में जनरेट होती है, जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। हमारी अर्थ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती है और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। क्लाउड्स की लोअर लेयर इतनी ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होती है कि उसके कंपैरिजन में हमारा अर्थ ग्राउंड पॉजिटिवली चार्ज होता है और इस चार्ज डिफरेंस के कारण एक मासिव करंट क्लाउड से हमारे अर्थ ग्राउंड की तरफ फ्लो करने लगती है और इस तरीके से हमारे अर्थ सरफेस पे बिजली गिरती है। हमारा थर्ड पॉइंट है कि आजकल बिजली गिरने के इंसिडेंट्स इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। वाइल लाइटनिंग एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग नाउअडेज, मीन्स इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला फैक्टर है जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इसका रीजन ये है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ सरफेस पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा वाटर वेपर क्रिएट होकर ऊपर उठते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और लाइटनिंग की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। 2015 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की पब्लिश एक स्टडी के अकॉर्डिंग अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने पर लाइटनिंग स्ट्राइक की फ्रीक्वेंसी 12% तक बढ़ जाती है। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक रीजन, माउंटेनस रीजन जो हमेशा पहले बर्फ से ढके रहते थे, वहां पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वाटर अवेलेबल होने के कारण लाइटनिंग इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। आपने कई बार उत्तराखंड के बारे में सुना होगा कि उत्तराखंड में नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, मीन्स ग्लेशियर पिघलने की वजह से बाढ़ का आना, बादलों का फटना, बिजली गिरना, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इन सब का एक मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड फैक्टर है अर्बनाइजेशन। अर्बन एरियाज के एक्सपेंशन से ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि एनर्जी कंजप्शन, वेहिकुलर एमिशन एक्सेट्रा इंक्रीज हो रही हैं, जो कि सिटी एरियाज को और वार्म कर रहे हैं। आपने ऐसा कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि सिटी एरिया का टेम्परेचर आसपास के रूरल एरिया के टेम्परेचर से और जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं उस रीजन के टेम्परेचर से काफी ज्यादा होता है और इसी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सिटी एरियाज में लाइटनिंग इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। थर्ड फैक्टर है पॉल्यूशन एंड एरोसॉल्स। एयर पॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकुलेट मैटर, एरोसॉल्स एक्सेट्रा, ये सब क्लाउड फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये वाटर वेपर्स को कंडेंस होने के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ने के कारण एरियाज का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं और लाइटनिंग इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। फोर्थ फैक्टर है लैंड यूज चेंज। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अर्बन एरियाज और एग्रीकल्चरल फील्ड इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है और इसी वजह से थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लाइटनिंग इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, हम उससे खुद को और अपनी बिल्डिंग्स को कैसे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लाइटनिंग सेफ्टी अवेयरनेस। कुछ सालों पहले एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लाइटनिंग सेफ्टी अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करने के लिए एक कैंपेन चलाया था और इस अवेयरनेस के थ्रू क्लाउडी इन्वायरमेंट या रेनफॉल के समय हमें कुछ सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि लाइटनिंग होने पर हमें पूरी तरह से इनक्लोज्ड बिल्डिंग या इनक्लोज्ड व्हीकल जैसे कार के अंदर चले जाना चाहिए। ओपन व्हीकल जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह यूज ना करें। लाइटनिंग के समय मेटल बिल्डिंग्स, कार पार्किंग एरियाज, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, खुले बरामदे एक्सेट्रा बहुत ही अनसेफ होते हैं। थर्ड है ट्रीज के अंडर कभी भी शेल्टर ना लें। फोर्थ है अगर आप ओपन एरिया में हैं और कहीं भी शेल्टर ना मिले तो अपने घुटनों पर दोनों पैरों को जोड़कर बैठ जाएं और अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच दबा लें। फिफ्थ है वाटर बॉडीज के पास ना रहें, वहां से भाग जाएं, पानी में बिल्कुल ना रहें। सिक्स्थ है इमरजेंसी के केस में सीपीआर करें और तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। सेकेंड पॉइंट है 30-30 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बिजली चमकने के 30 सेकंड्स के अंदर बिजली कड़कने की आवाज सुनते हैं तो तुरंत शेल्टर में चले जाएं। थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस।
गवर्नमेंट टाइम टाइम पर लोगों को लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर्स, सर्ज प्रोटेक्टर्स एंड बिल्डिंग्स में अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए इंकरेज करती रहती है। तो इन सब सेफ्टी पॉइंट्स को फॉलो करके लाइटनिंग इम्पैक्ट को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने लाइटनिंग और लाइटनिंग सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू।